नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं, जहां मेघालय में इंदौर से हनीमून पर गए राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम के मामले में बड़ी खबर है। राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद लंबे समय से लापता पत्नी सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया है। सोनम के साथ 3 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, जो एमपी के ही रहने वाले हैं। वहीं एक अन्य की तलाश जारी है। इससे पहले परिजनों के मुताबिक सोनम ने अपने घर खुद कॉल किया था, जिसके बाद घर वालों ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी। फिर सोनम को गाजीपुर में होल्ड किया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सोनम का किसी और के साथ प्रेम संबंध था और इसी की वजह से रघुवंशी की हत्या की गई। मेघालय के डीजीपी आई नोनगरंग से सीधे बातचीत में कहा कि चारों को राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मावलाखियत के एक टूरिस्ट गाइड ने पहले ही दावा किया था कि 23 मई को लापता होने से पहले कपल के साथ 3 अजनबी पुरुष भी थे। गाइड की गवाही के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया था। राजा का शव गहरी खाई से बरामद हुआ था, लेकिन सोनम लापता रही। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि सोनम के साथ पकड़े गए ये 3 लोग कौन हैं। 1 बजे का बात है, तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? इनका उनके फैमिली का नंबर है। हमारे संवाददाता संतोष सिंह इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संतोष, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री और उसका खुलासा लगातार, सोनम कहाँ है, सोनम अभी मिली क्यों नहीं, इसी को लेकर सारी कवायद घूम रही थी। लेकिन अचानक देखिए ऐसी गिरफ्तारी जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। कैसे इसे पकड़ा गया, कैसे इसकी कहानी पटकथा रची गई, दर्शकों को बताइए। कुणाल, ये बहुत ही ये जो मामला है हाई प्रोफाइल मामला हो गया था। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी संज्ञान लिया था और इंदौर के जो सांसद हैं लालवानी जी, इन्होंने भी मेघालय के मुख्यमंत्री से बात की थी और खास तौर से मोहन यादव ने इसमें प्रयास किया था, जिसके बाद ये जो सर्च अभियान है और उस पे काफी तेजी से काम हुआ। कुणाल, 20 मई को ये इंदौर से निकले थे शिलोंग के लिए और अपने हनीमून ट्रिप में निकले थे। और वहां जाने के बाद अचानक से जब ये खबर आई मध्य प्रदेश के अंदर कि दोनों लापता हैं, तो कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि हो सकता है दोनों की हत्या हो गई हो या कोई कैजुअलिटी हो गई हो जिसमें दोनों की मौत हो गई हो। लेकिन जब राजा का शव मिला तब स्थिति कुछ साफ होती हुई नजर आई कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें दाल में काला है। और जिस तरीके से जो गाइड है, गाइड के जब बयान सामने आए, गाइड ने जो बताया उस पर जब पुलिस ने काम किया, तब जाके कुणाल ये खुलासा हो पाया है और गाजीपुर से फिर सोनम को बरामद किया गया। अभी की स्थिति क्या है संतोष, क्या प्रक्रिया हो रही है, क्या कुछ अभी चल रहा है? बिल्कुल, अभी तो पूछताछ चल रही है और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जहां तक बताया जा रहा है, अभी जो जानकारी के मुताबिक कि 3 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है और यही अंदेशा बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते ये वारदात घटित हुई है। आखिर जब और भी बयान लिए जाएंगे, जिन जो गिरफ्तार हैं, किस तरीके से हत्या की गई, किस तरीके से को षड्यंत्र रचा गया, ये सारी जांच के बाद पूरी चीजें सामने आ पाएंगी। कुणाल, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया संतोष। तो हमारे संवाददाता लगातार बता रहे थे कि कड़ी मशक्कत के बाद आखिर उसे पकड़ा गया है। कहाँ थी वह कुछ पता नहीं था और अब उससे पूछताछ के बाद सारे राज संभवतः छन छन कर बाहर निकल के आएंगे।
हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता देवव्रत भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। देवव्रत, ये एक अनसुलझी मिस्ट्री थी जिसका पटाक्षेप क्या सोनम की गिरफ्तारी के साथ हो गया, यह समझा जाए, या इसमें और भी कुछ कड़ियां खुल सकती हैं? वो 3 लोग कौन थे? आखिर सोनम की गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हो पाई? क्या कुछ वजह रही जिससे राजा की हत्या की गई? संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी के साथ। लेकिन यह सबसे बड़ी खबर जिस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं, सोनम को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है और यह बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है अभी तक इस पूरे केस से जुड़े तथ्यों को लेकर। देवव्रत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। देवव्रत, कैसे संभव हो पाई सोनम की गिरफ्तारी, और क्या अब यह मान लिया जाए कि राजा की हत्या की गई है और इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो गया है? अन्य 3 लोग कौन थे, कैसे हुआ, क्यों किया गया, क्या अपडेट है? जी, बता दें कि पहले धूमधाम से शादी, फिर हनीमून और अंत में पति की मौत कि ये मामला इंदौर की सोनम रघुवंशी का ये मामला जो गाजीपुर से कल रात 1 बजे एक ढाबे से गिरफ्तार हुई हैं। ये सोनम किसी हालत में चाय की दुकान पे पहुंची है और चाय वाले दुकानदार से मोबाइल लेकर वो अपने घर और पुलिस को ये सूचना दी कि हम यहाँ पे हैं। पुलिस ने रात को 1 बजे उनको अरेस्ट किया है और वो अरेस्ट करने के बाद मेडिकल टीम और पुलिस जांच में जुटी हुई है। लेकिन अभी उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से अभी सोनम कुछ करने में स्थिति में नहीं है। लेकिन पुलिस अपने तथ्यात्मक जांच में अभी भी लगातार जुटी हुई है। सोनम 1 बजे रात में ढाबे पर आई, उसके साथ और भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो भी साथ थे? उन्हें कैसे पकड़ा गया? इस पूरे प्रकरण के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। जी, बता दें कि ये मामला स्थितियों में है, लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है कि ये 3 हत्यारे कौन थे, कहाँ के रहने वाले हैं। उस पर भी पुलिस अपने जांच में जुटी हुई है, लेकिन अभी भी पुलिस का कोई ऑथेंटिक बयान हम उनके सामने नहीं है। लेकिन सोनम को वन स्टॉप सेंटर में रख के पुलिस अपने पूछताछ पढ़ाई से कर रही है कि आखिर ये जो घटना हुई कैसे हुई हो पाई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा देवव्रत। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच अगली बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के आज 11 साल पूरे हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी आज से संकल्प से सिद्धि तक नामक विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं आज। भारतीय जनता पार्टी इसे अभियान के तौर पर मनाने जा रही है। इस अभियान के माध्यम से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता देश भर में जाकर केंद्र की मोदी सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाएंगे। साथ ही कांग्रेस शासन के दौरान हुई विफलताओं की भी जानकारी दी जाएगी। इस अभियान के दौरान बीजेपी मोर्चा और प्रकोष्ठों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है ताकि सरकार की योजनाएं और नीतियां समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। पार्टी स्तर पर रणनीति तय की गई है और 10 और 11 जून को जिला स्तर पर प्रेस वार्ताएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें मीडिया के माध्यम से लोगों तक सरकार की उपलब्धियों का संदेश जाएगा। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी आनंद, मोदी सरकार के 11 साल पूरे, 11 साल के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ? क्या फिर से वो सारी बातें अब जनता को बताई जाएगी? एक महाअभियान चलाया गया संकल्प से सिद्धि, एक कैसा अभियान है, इसके बारे में भी बताइए। और ये पूरे मैसेजिंग को करने के लिए मीडिया का भी क्या सहयोग लिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए कुणाल, 11 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं और इसको लेकर केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां उन्हें घर घर तक पहुंचाने को लेकर एक बैठक या कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कर चुके हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है प्रदेश का, वो लगातार बैठकें कर चुका है कि किस तरह से जन जन तक इस बात को पहुंचाया जाए कि 11 सरकार में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां केंद्र सरकार की रही हैं। चाहे वो आवास की योजना रही हो, चाहे शौचालय की योजना रही हो, चाहे वो मुद्रा लोन की योजना रही हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं कुणाल, जिसको केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जिनको उत्तर प्रदेश ने पूरी तरह से लागू किया, न सिर्फ लागू किया है बल्कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश इन योजनाओं को लागू करने में नंबर 1 रहा है। तो इसको लेकर भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको दिशा निर्देशित किया मुख्यमंत्री ने, तमाम दूसरे जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का, और ये कहा गया है कि किस तरह घर घर पर इनको ये पहुंचानी है चीजें। इसको लेकर कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर इस चीज को लोगों को पहुंचाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से 11 साल की जो उपलब्धियां रही हैं वो पिछली कई सरकारों की तमाम सालों की उपलब्धियों से भी बेहतर है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।
हमारे साथ हमारे एक और संवाददाता योगेश सिमवाल भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अब इसे एक अभियान की तरह मनाने की भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। इस अभियान के माध्यम से क्या कुछ मैसेजिंग देने की कोशिश की जाएगी? अभियान कब तक चलेगा? इसका तरीका क्या होगा? जो भी जानकारी है हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार का जो 11 साल पूरा होने का जश्न है वो जैसे देश भर में मनाया जा रहा है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी, क्योंकि उत्तराखंड में तो भाजपा की सरकार है, इस वजह से बहुत ज्यादा इसको खुशी के साथ मनाने की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। सरकार ही नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो संगठन स्तर पर तो इसको मनाया ही जाएगा, पर सरकार स्तर पर भी इसको बहुत अच्छे से मनाया जाएगा। और 16 तारीख तक, आज जिस तरह से इसकी शुरुआत होगी, 16 तारीख तक जो है वो अलग अलग इसको लेकर चलेंगे। फिर बताएं हम मंडल स्तर तक मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं जिनसे देश को लाभ हुआ है, भाजपा ये कह रही है, उनको हम जो है आम जनता के बीच में रखेंगे। साथ ही मंडल स्तर तक जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो भाजपा के मीडिया प्रभारी हैं, वो सभी अपनी अपनी बातों को रखेंगे, आम जनता के बीच में जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उन्हें उपलब्धियां जो है वो गिनाएंगे। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और उस बीच अगली बड़ी खबर आ रही है बहराइच से, जहां जनपद बहराइच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने से हड़कंप मच गया है। यूपी के बहराइच में हरदी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिकंदरपुर में रविवार की सुबह यह इलाका बम धमाकों से गूंज उठा। खेत में अचानक हुए 3 से 4 धमाकों से ग्रामीण सहम गए और लाठी डंडा लेकर खेत पहुंच गए। वहीं 40 से अधिक वहां पर मौजूद लोगों को घेर लिया। ग्रामीणों की सूचना पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी वहां पर पहुंचे। जानकारी लेने पर यह पता चला कि क्षेत्र में अल्फा जियो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा प्राकृतिक गैस और डीजल पेट्रोल खोजने की सूचना मिली है। कंपनी के कर्मियों के पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। जिले के मुख्यमंत्री के आगमन के 48 घंटे पहले भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से विधायक भड़क गए। उन्होंने मुख्यमंत्री का दौरा रद्द करने तक की मांग कर डाली। सूचना पर पहुंचे एडीएम, एएसपी, एसडीएम आदि ने कंपनी के 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। पूछताछ की जा रही है। विस्फोटक सामग्री के मामले में अल्फा जियो लिमिटेड कंपनी के एरिया मैनेजर कुलदीप शर्मा ने बताया कि काम करने से पहले हमसे चूक हुई है। उन्होंने कहा कि विस्फोटक की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को देनी चाहिए थी। फिलहाल बीजेपी विधायक की नाराजगी को देखते हुए पुलिस ने सामग्री को सीज कर दिया है और जांच के लिए बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया है। मोहम्मद रिजवान खान हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। रिजवान, मुख्यमंत्री के दौरे के पहले बम धमाकों की गूंज क्या मायने रखती है? आखिर यह पूरा मामला है क्या है? वहां पर कौन बम वहां पर प्लांट कर रहा था? उसका क्या कारण था? जो भी जानकारी है हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, निश्चित तौर पर कुणाल, जिस तरीके से यानी एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा बहराइच में होना था, यानी जो स्मारक है वहां पर उनका लोकार्पण करते हैं। उसके बाद यानी तमाम जो जिला प्रशासन है वो तैयारियों में जुटा था। लेकिन जिस तरह से महासी इलाके में एक जो कंपनी है वो अपनी यानी जिस तरह से वो वहां पर तेल और तमाम जो है गैस को खोजने के लिए तमाम वहां पर जो है वो अपनी टीमों के साथ पहुंचे, जिसके बाद वहां पर उन्होंने जो छोटे बम होते हैं उनको लगाया गया। जिसके बाद जब उस इलाकाई जो विधायक हैं उनको पता चलता है, वो मौके पर पहुंचते हैं, तमाम जो है अधिकारियों को फोन भी करते हैं, जिलाधिकारी को फोन करते हैं, पुलिस अधीक्षक को फोन करते हैं और साथ ही साथ डीएम, एसडीएम को फोन किया था। लेकिन उनकी तरफ से एक सीधा आरोप ये भी लगाया गया कि वहाँ के जो तहसीलदार हैं उनको जो है गाली भी दी गई, जो वहाँ पर जो काम कर रहे थे वहाँ पर तमाम लेकर के जो भाजपा विधायक है वो उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली। साथ ही साथ उन्होंने सीधा आरोप जो सर के ऑफिसर होते हैं सीओ उनके ऊपर और थाना अध्यक्ष पर एक गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एडिशनल को फोन किया गया, तमाम समय गुजरने के बाद भी वो मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद लगातार उनमें गुस्सा कहीं ना कहीं देखने को मिला। और जिसके उन्होंने ये भी मांग की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और उनके सचिव से बात की कि यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आगमन होना है उसको रद्द किया जाए, यानी जब तक इसकी पूरी गंभीरता
तरह से जांच न हो पाए। ठीक है रिजवान, दौरा यहाँ पर ठीक है। पॉसिबल नहीं क्योंकि कोई बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि एक तरफ हिंदुस्तान और ठीक है। पाकिस्तान में बहुत धन्यवाद आपका रिजवान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। राणा ने अपने परिवार से बात करने की अनुमति मांगी है। मामले की सुनवाई स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह करेंगे। इससे पहले 24 अप्रैल को कोर्ट ने राणा की याचिका खारिज कर दी थी। राणा के वकील पीयूष सचदेवा ने कहा था कि एक विदेशी नागरिक के तौर पर उसे परिवार से बात करने का अधिकार है और उसके इलाज को लेकर परिवार चिंतित है, लेकिन आईए ने जांच का हवाला देकर इसका विरोध किया था, जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। आरोपी राणा 9 जुलाई तक एनआईए की हिरासत में है। 28 अप्रैल को पिछली सुनवाई में उसकी कस्टडी 12 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। दरअसल एनआईए ने 10 अप्रैल को तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया था। उसका प्रत्यर्पण ऑपरेशन राणा के तहत हुआ था। तहव्वुर को अमेरिका के शिकागो में अक्टूबर 2009 में अमेरिका एजेंसी FBI ने गिरफ्तार किया था। उस पर मुंबई के 26/11 और कोपेनहेगन में आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए ज़रूरी सामान मुहैया करने का आरोप था। तहव्वुर राणा के मामले की आज सुनवाई होने वाली है और स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह इस मामले की सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है ये तहव्वुर राणा, और इसे 10 अप्रैल को अमेरिका से भारत लाया गया था। ऑपरेशन राणा के तहत इसका प्रत्यर्पण हुआ था। और यह भी गौर करने वाली बात है कि 9 जुलाई तक वैसे भी एनआईए की हिरासत यानी कस्टडी में तहव्वुर राणा है, क्योंकि पिछली सुनवाई में 28 अप्रैल वाली सुनवाई में इसकी कस्टडी को 12 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, याचिका जो दायर की गई है तहव्वुर राणा की तरफ से, उसमें क्या सिर्फ इतना ही मसला है कि उसे परिवार से बातचीत करनी है, या फिर इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं? अगर यही मसला है तो आज जो सुनवाई होने वाली है वह क्यों खास है? दरअसल देखिए, इस मामले में दो चीजें हैं। आज तो माफ कीजिएगा, पटियाला हाउस कोर्ट ये तय करेगा कि क्या उसको अपने परिवार वालों से बात करने की इजाजत दी जाए या नहीं, क्योंकि जब इससे पहले वो पुलिस कस्टडी में था तो उससे कोर्ट ने कहा था कि जब आप न्यायिक हिरासत में जाइएगा फिर आपको जो प्रोटोकॉल होते हैं, जेल मैनुअल होते हैं, उसके हिसाब से आपको बात करने का मौका दिया जाएगा। अब जब वो न्यायिक हिरासत में जा चुका है, उसके बाद उसने दोबारा एप्लीकेशन लगाया और ये कहा कि उसको परिवार वालों से बात करने की इजाजत दी जाए। उस पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था एनआईए को। एनआईए ने अपना जवाब दाखिल किया था और फ्राइडे को जो इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो जो पटियाला हाउस कोर्ट है उसने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था कि क्या तहव्वुर राणा को उसके परिवार वालों से बात करने की इजाजत दी जाए या नहीं। वहीं जो पिछली बार यानी कि शुक्रवार को जो इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो कोर्ट के सामने जो तहव्वुर राणा है उनकी तरफ से जो उनकी सेहत का हवाला देते हुए उनको कुछ रियायत देने की मांग की गई थी, उसके ऊपर जवाब देने के लिए एनआईए को कहा था। तो आज एक तो ये तय होगा कि क्या तहव्वुर राणा को अपने परिजनों से बात करने की इजाजत मिलेगी, दूसरा जो सेहत के रिगार्डिंग जो चीजें उसे एनआईए से मांगेगी थी वो उसमें कोर्ट के सामने रखेगा और कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तहव्वुर राणा को उसके परिवार से बात करने की इजाजत दी जाए नहीं, इस पे फैसला देगा और ये बताएगा पटियाला हाउस कोर्ट की उसको इजाजत दी जाए या नहीं, क्योंकि जो जेल मैनुअल है वो वैसे भी इजाजत देते हैं कि आप अपने परिजनों से बात कर सकते हैं, उसके जो मैनुअल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं उसके आधार पर। तो उसके लिए हमें पटियाला हाउस का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई, जहां देश भर में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते नजर आ रहे हैं। कई राज्यों में एक्टिव केस की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश भर में 6000 के करीब कोरोना के मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ताज़ा आंकड़े जो जारी किए गए हैं उनमें हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना के 86 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, तो कुल केस 595 वहाँ पर एक्टिव केस है। हरियाणा में इस समय कुल 102 एक्टिव केस हैं। एक दिन पहले तक यह आंकड़ा 87 था। गुजरात में कोरोना के 183 नए केस सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 822 हो गई है।
उत्तराखंड में रविवार को 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। राज्य में इस समय केवल 9 सक्रिय केस हैं। तो वहीं कर्नाटक में शनिवार को कोविड से 2 और मौतें दर्ज की गई, जिससे राज्य में इस वर्ष कुल मृतकों की संख्या 9 हो गई। सरबजीत सोनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरबजीत, कोरोना को लेकर ये जो मामले धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहे हैं, ये कितने डरावने वाले हैं या चिंता करने की कोई बात नहीं है? एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ताज़ा आंकड़े क्या है? जिस तरह से केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस और केरला में है, वहीं मुंबई में भी केसेस सामने आए हैं। हालांकि अब तक जो एक्टिवेट केसेस हैं 500 से अधिक हैं। हालांकि इस केसेस को बढ़ते केसेस को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्क्रीनिंग की जा रही है, टेस्टिंग की जा रही है और जितने भी अस्पताल हैं, कोविड अस्पताल जो थे, उन्हें फिर से एक्टिव करने के लिए बात कही गई है। और जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे कोविड के जो इलाज के लिए भी जो है बेड वो प्रबंध करने के लिए कहा गया है। जो ऑक्सीजन की कमियां ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन केसेस हैं दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और जो केसेस आ रहे हैं उनका जांच के लिए भी भेजा गया है। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी चेक की जा रही है। हालांकि स्वस्थ भी हो रहे हैं और वहीं जो केसेस है दिन पे दिन बढ़ते भी जा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबजीत आपका जानकारी देने के लिए। लखनऊ में क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज ने रविवार को सगाई कर ली है। सगाई की रस्में होटल सेंट्रम में पूरी की गई। परिवारजन, रिश्तेदार और मित्रों की उपस्थिति में रिंकू और प्रिया होटल सेंट्रम में प्री इंगेजमेंट शूटिंग करते नजर आए। आयोजन में दोनों पक्षों से करीब 300 लोग आमंत्रित किए गए थे। इनमें समाजवादी पार्टी के नेता मुखिया अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, जया बच्चन, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का भी नाम शामिल है। इस सेरेमनी में टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर्स प्रवीण कुमार और पीयूष चावला के अलावा यूपी रणजी टीम के कप्तान आर्यन जुएल जैसे नामचीन खिलाड़ी शामिल हुए। रिंकू प्रिया की शादी की डेट भी फाइनल हो चुकी है। दोनों की शादी 18 नवंबर को वाराणसी में। और फिलहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। नमस्कार।